नमस्ते मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम राजू है। हाय हाय राजू राजू भाई। भाई। हाय राजू भाई। राजू भाई एक ही सुंदर विचार। वेलकम और सभी ये भाइयों का साथ, यही वजह है आज और अभी शराब नहीं पिया और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, 14 साल का अल्कोहलिज्म रहा। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब लाया गया था, बहुत टूटी फूटी अवस्था थी और पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। यानी अल्कोहलिज्म के कारण जान माल का नुकसान हो चुका था। मेरे शराबखोरी के वजह से कभी मैंने सोचा नहीं कि मेरे परिवार के लोगों की जान भी जा सकती है या मुझे जेल जाना पड़ सकता है। जेल भी हो गया। जेल, कोर्ट कचहरी, ये सब हो चुका था। आखिरी में जब जेल से मैं छूट के आया था तो बहुत मेरी जो अवस्था थी बहुत खराब हो चुकी थी। मानसिक स्थिति बोलूं या फिजिकली, यानी पूरा टूट चुका था। और जेल से छूटने के बाद भी मेरा अल्कोहलिज्म शुरू ही था। फिर 2 ढाई साल 3 साल तक मैं शराब पीते रहा। 14 साल के शराबी जीवन में कभी ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये डिसीज है, यानी किसी प्रकार की बीमारी है। शराब पीना ही अपने आप में एक बीमारी, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में सुना और बड़ा विचित्र लग रहा था जब मैं पहली बार सुना कि ये डिसीज है, बीमारी है। यानी कुछ विश्वास करने लायक कोई बात नहीं थी। यानी मेरे अंदर डिनाइल बहुत ज्यादा था। हर बात को मैं डिनाइल कर रहा था और जो बर्बादी मेरी हो चुकी थी वो मेरे अल्कोहलिज्म के कारण हुआ, ये मानने के लिए मैं कतई तैयार नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस दिन लाया गया था, शराब छोड़ने की इच्छा नहीं थी और कहीं से कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी कि कहीं भी मेरी शराबखोरी रुक सकती है। अल्कोहलिज्म के कारण जो मेरी मानसिक या फिजिकली या स्पिरिचुअली जो मेरी अवस्था हो चुकी थी, बहुत ही गॉन, एकदम खत्म केस था। अल्कोहलिक एनोनिमस में जब पहले दिन आया तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि समझ में ही नहीं आया पहले दिन कुछ। लेकिन निरंतर आते रहने से समझ में आने लगा कि ये बीमारी है और इस बीमारी के लक्षण बताए गए। फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। यानी हर बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, इस बीमारी के भी लक्षण बताए गए। तो ये 3-4 डिसीज बताया गया, 3-4 डिसीज। लेकिन जैसे ये 3 पार्ट्स सुना और बाद में मैंने निरंतर आना शुरू ही था तो पता चला ये तो मल्टीफोल्ड डिसीज है। यानी अनगिनत पार्ट्स जुड़े हुए हैं इस डिसीज के साथ। तो फिजिकली ये बीमारी मेरे साथ कैसे काम कर रही थी। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और छानबीन करने लगा खुद की, तो मैंने देखा कि मैंने उम्र के 23वें साल बियर से शुरुआत किया था और 2 दोस्त थे और एक मैं, 3 लोग। हमने एक बियर में 3 लोगों ने पिए थे। अभी उस समय एक गिलास शायद 1 गिलास से कम या आधा गिलास, पौन गिलास इतनी बियर पिया होगा। और उतनी बियर में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत, यानी मेरे को बहुत खुशियाँ हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यानी फिजिकली मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत नशा कर लिया। यानी वो फर्स्ट टाइम था मेरा। और और उसी समय से मेरा वो शुरू हो गया। फिर वो मैं दौर देखता था, 4-6 महीने में एक आध बार कभी कभार पीता था। होली हो गई या 31st या कोई फंक्शन। यानी उस समय भी एक सीमित मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति था मैं। ये मान सकता हूँ उस समय की स्थिति में कि मैं एक वोकेशनल या प्लानर ड्रिंकर या सोशल ड्रिंकर, इनमें से
यही कैटेगरीज में मैं शराब पी रहा था। और मेरा जो कारोबार था लेडीज टेलर का था। और कालांतर में ऐसा हुआ कि मेरी शादी वगैरह हो गई। और फिर मैं रोज अपना जो मेरा जिस जिस बिजनेस से मैं बिलोंग करता था, तो दिन भर मेरे को खड़ा ही रहना पड़ता था काउंटर पे। वो 4-6 महीने की शराब महीनों में आई, महीनों की शराब हफ्तों में आई, हफ्तों की शराब रोज रात में 1 पैक पीने लगा, 60 ml या 90 ml। अब ये 60 ml या 90 ml पीता था और घर जाता था, तो कभी घर के लोगों ने नहीं बोले कि तुम शराब पी के आते हो तो हमको तकलीफ हो रही है, या कोई बात से मेरी उतनी शराब पीने से कोई किसी को परेशानी हो रही थी। ऐसा किसी को कुछ लग नहीं रहा था और किसी ने टोका भी नहीं। और ये सिलसिला चलते रहा और अच्छा लगता था। उतनी शराब पीता था उतनी मात्रा में, 90 ml बोलो या 60, तो दूसरे दिन मेरे को फ्रेश लगता था। और ये मेरी मानसिकता बन चुकी थी कि यार थकावट निकल जाती है, ये सोचकर कि चलो अच्छा लगता है। और दूसरे दिन फिर मेरा वो सुबह उठते बराबर मेरी जो दिनचर्या रहती थी, काम धंधे करना, घर के तरफ ध्यान देना, क्या जरूरतें है क्या नहीं है, पिताजी को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, ये सारी बातों की जानकारी मैं यानी एक जागरूक अवस्था में था। और कालांतर में ऐसा हुआ कि 7-8 साल गुजर गए। और 7-8 साल जाने के बाद में, उन 7-8 सालों में शराब मेरी समस्या नहीं बनी थी। यानी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि शराब के बारे में मैं सोच रहा हूँ, या दिन में मेरे को पीने की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिजिकली तौर पे मैं डिफेंड नहीं हुआ था। यानी एक शराब के लिए नहीं बोलने की मेरे अंदर ताकत थी कि किसी ने बोल दिया कि चलो भैया शराब पीते हैं, तो दिन में तो मैं साफ बोलता था कि नहीं यार, मैं दिन में शराब नहीं पीता। हाँ, मैं पीता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे मैं पीता हूँ और वो भी मेरी एक सीमित मात्रा में। और ऐसे ही चलते रहा 8 साल तक। 8 साल जाने के बाद में ऐसे हुआ, जिस कॉम्प्लेक्स में मेरी दुकान थी, उस दुकान में ऐसी 7-8 ब्लॉक्स थे, जिसमें मेरी एक लेडीज़ टेलर की शॉप थी, बाकी और भी शॉप थे। और वहाँ पर एक सैलून की ये थी शॉप, हेयर कटिंग की। तो वहाँ पर कुछ लोग जमा होते थे, कंट्रीब्यूशन करते थे, कलेक्शन करते थे और वहाँ पर शराब मँगाते थे। तो ये मैं पहले से ही देखते आता था उनका वाला, कि वहाँ पर वो कलेक्शन करके अपना-अपना शराब का जुगाड़ करते और पीते हैं। तो मैं जाता था लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था उनमें। और मेरे को ऐसा लगता भी नहीं था कि इनके साथ में बैठ के अपन ने दिन में शराब पीना चाहिए। चलो ठीक है, रात में पिएँगे वो बात अलग है। तो बरसात के दिन थे और किसी भाई ने मेरे को बोला कि राजू शराब पिएगा क्या? तो मैंने बोला यार नहीं यार, मैं शराब नहीं पीता, दिन में नहीं पीता, मैं रात में पीता हूँ। तो बोले 1 दिन पीने से क्या होता है? यार मेरे को सोच में पड़ गया मैं, 1 दिन पीने से क्या होता है? और मैं सोच में पड़ा और मैंने हाँ कर दी। हाँ यार, 1 दिन पीने से क्या होता है? कल से नहीं पिएँगे। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बर्बादी वहीं से शुरू हो चुकी थी। मैं भी उनके इसमें कंट्रीब्यूशन वो कलेक्शन कर देता था और वो शराब मँगाते थे और हम पीते थे और वहाँ से फिर वो कारवां मेरा शुरू हो गया। और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो शराब मेरी बढ़ती गई। यानी फिज़िकली मैं उसके ऊपर डिपेंड हो रहा था, या ढाई 3 महीने में पूरी तरीके से मैं डिफेंड हो चुका था। पूरी तरीके से, यानी एक निर्भरता रहती है, वो शराब की निर्भरता मेरे को महसूस होने लगी, हर चीज़ के लिए। मेरी शॉप में 8 कारीगर थे, 7 या 8 कारीगर, और वो धीरे-धीरे, धीरे करके एक-एक चले गए। अच्छी खासी कमाई,
2000 2500 रोज की कमाई मेरी अच्छा था, मतलब रोज का कलेक्शन होता था वो। तो धीरे-धीरे वो कारागिर भी चले गए, एक करके। और शराब जैसी-जैसी बढ़ी, साथ-साथ मेरी बर्बादियाँ भी बढ़ रही थी, और वो मैं खुली आँखों से देख रहा था। और पूरी तरीके से, यानी डिपेंडेंसी, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद समझ में आया कि पूरी तरीके से मेरी डिपेंडेंसी शराब पर हो गई थी। यानी हर चीज़ के लिए मेरे को शराब की आवश्यकता होना। यानी कहीं जाना है तो शराब, काम करना है तो शराब, शादी में जाना है तो शराब, किसी से बात करना है तो शराब, खाना खाना है तो शराब, सोना है तो शराब, और भगवान की पूजा पाठ करना है तो भी शराब। यानी इतना, यानी मैं, यानी एक विटंबना ही हो चुकी थी मेरे साथ। और ये फिजिकली अवस्था मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद जब देखा, झाँक कर देखा खुद में, तो मैंने देखा कि हाँ, मैं पूरी तरीके से डिफेंड हो चुका हूँ, और एक पैक पी के मैं कभी रह नहीं सकता। और वहाँ यहीं पर मैं सुना कि अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भैया ऐसा क्यों हो रहा था, कि एक पैक जब मैं पीने सोच कर जाता था, यार लड़ाई झगड़े हो रहे घर में, कल रात में बहुत शराब पिया, ऐसी सोचता था मैं, तो आज नहीं पीऊंगा यार। बहुत सोच कर ऐसे जाता था मैं दारू के गुत्ते पर। और वो सोच मेरी सोच ही रहती थी। जहाँ पर एक पैक मेरे पेट में जाता था, तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता था, और एक एक जो मेरी संरचना बदल चुकी थी। एक पैक जाने के बाद मेरे शरीर में मेरी जो अ, एलर्जी थी वो स्टार्ट होती थी, और फिर मेरा शरीर डिमांड करता था कि एक पैक से राजू कुछ नहीं हुआ, दूसरा पी ले, फिर तीसरा पी ले, चौथा पी ले। यानी एक मेरा कोटा था, उस कोटे तक मेरे को पीना ही पड़ता था। यानी ब्लैक आउट स्टेज तक, यानी बेहोशी में जाते तक शराब पीना। ये फिजिकल एलर्जी का पार्ट्स मैंने जब इधर सुना, तो मैंने माना कि मैं वाक़ई में मैं इस पार्ट में फँस चुका हूँ, कि एक पैक पीने के बाद मैं रुकता नहीं हूँ। और आज भी अगर सोचूँगा कि 10 साल के बाद कि मैं एक पैक पीने के बाद में कोई अ, अच्छी पैटर्न में शराब पीऊँगा, अच्छी शराब पी सकता हूँ, तो नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे को पीना पड़ेगा वही, जहाँ से मैं 2 या ढाई बम्पर शराब पीता था, जहाँ पर मैं छोड़ के आया। जो मैं स्टार्ट किया था 1 गिलास से, वहाँ पर तक मैं सीमित नहीं रह सकता। तो ये समझ में आता है, मेंटल ऑब्सेशन, यानी शराब न पीते हुए भी शराब के बारे में सोचना। अब ये पार्ट मैं सुना जब, तो मैंने देखा कि भैया मैं जेल में था 10 महीने 18 दिन। और जेल भी मैं इसीलिए गया था क्योंकि सब शराब के कारण हुआ था। मेरे ऊपर जो केस लग गई थी, वो सब शराब की वजह से। 10 महीने 18 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं आया होगा जिस दिन मेरे को शराब की याद नहीं आई होंगी। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरी मिसेज़ गुज़र गई, मेरे शराबखोरी के कारण खत्म हो गई, मेरे पिताजी खत्म हो गए। तो कभी ये विचार नहीं आते थे कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे, एक लड़का, एक लड़की कहाँ पर होंगे, क्या होंगे, कौन खाना खिला रहा होगा, स्कूल जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे, ये सारे विचार नहीं आते थे। लेकिन शराब के विचार, और अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया कि ये मानसिक आकर्षण में बहुत पीछे छोड़ के आ गया। ये जुनून और एक पागलपन मेरे साथ काम कर रहा था। एक हद से ज़्यादा शराब के बारे में सोचना, यानी हम तो यही बोलेंगे कि ये एक पागलपन और जुनून ही है। तो ये विचार नहीं आते थे कि बच्चे कैसे होंगे, क्या होंगे? मेरे पिताजी गुज़र चुके थे। मैं जब जेल में था, सवा महीना या डेढ़ महीने के बाद मुझे खबर मिली कि मेरे पिताजी खत्म हो गए। और जब ये खबर मुझे मिली, तो मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा था।
मैं ये सोचता था, देखो मेरी मानसिकता इतनी यानी विकृत हो चुकी थी कि मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे बाबा जी थे, उनकी उम्र हो चुकी थी। यानी अपनी ज़िंदगी जी चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे, खत्म हो गए। यानी कैसी मेरी मानसिकता थी। और मुझे ये विचार आता था कि यार जेल से छूटने के बाद मैं सीधा जाऊँगा, तो सीधा जो सेंट्रल जेल का रास्ता था, उससे कुछ दूरी पे वहाँ पर एक कंट्री बार था। तो वहाँ पर सोचते रहता था, सिर्फ सोच चल रही है मेरी। यानी मेरे विकृत विचार, मेरी सड़ी हुई मानसिकता में जो शराब बैठी हुई थी और मैं शराब के ही बारे में सोच रहा था। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने बताया कि भैया ये एक सामान्य व्यक्ति के विचार नहीं रहते। एक सामान्य व्यक्ति अगर विचार करता है सुबेरे उठ के, अगर रात भर सोता है और सुबेरे उठता है तो ये विचार करता है कि मेरे परिवार के लिए मेरे को क्या करना है? मेरे काम धंधे के बारे में, मेरी ड्यूटी के बारे में, बाल बच्चों की पढ़ाई के बारे में, अगर माता-पिता है उनकी तबीयत के बारे में, ये सारे विचार करेगा। लेकिन मेरे जैसा शराबी सवेरे उठता है तो जेब टटोलता है कि पैसे कितने हैं? पैसे है तो फिर पी लूँगा और नहीं है तो फिर कौन पिलाएगा? कहाँ पिलाएगा? कितनी पिलाएगा? ये सारे विचार, यानी मेरा दिन का जो सुबह निकलता है, तो मेरे शराब के इर्द-गिर्द ही रहता है। फिर उसके लिए मेरे को कहीं भी जाना पड़े, फिर झूठ बोलना पड़े, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े, उनसे कर्जा माँगना पड़े या झूठ बोलना पड़े, तो भी मैं वो काम करूँगा। यानी शराब के लिए, यानी ये मेरी मानसिकता बन चुकी थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कदर का मैं शराबी बन जाऊँगा। यानी जो डिसीज़ की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करती है, यहाँ पर किसी ने मुझे ऐसे बोला नहीं, ये मेंटल ऑब्सेशन या फिजिकल एलर्जी में जो भी आए हुए हैं या मैं आ चुका हूँ, तो सिर्फ मुझे ही देखना था ये कि मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ इस बीमारी में, और ये 2 पार्ट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं या नहीं। मैंने जब इस बीमारी में झाँक कर देखा, खुद में झाँक के देखा, तो वाक़ई में मेरे साथ ये काम कर रहे थे और मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं लगा ये मानने के लिए इस डिसीज़ में मैं आ चुका हूँ और मैंने रुक जाना चाहिए। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस वार्न करती है कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, निरंतर बढ़ने वाला रोग। तो मैंने देखा कि हाँ, ये निरंतर बढ़ने वाला रोग है और कभी न दुरुस्त होने वाला ऐसी बीमारी, ऐसी डिसीज़, इसको भी मैंने मान लिया। अगर मैं इसको नहीं मानता तो फिर मेरे को 2 रास्तों पे लेके जाती थी। या तो पागलपन या खाली मौत। स्पिरिचुअल बैंक तरफ से एक झूठ बोलने से शुरुआत होती है, जो मुझे ऐसी दलदल में ले जाके खाई में डाल देती है कि जहाँ से निकलना मेरे बस में नहीं रहता। कई बार सुना कि भैया अल्कोहलिक एनोनिमस तो साफ तौर पे बोला कि अपना बॉटम खुद तय करो, कि मैंने कहा था कि मेरा रॉक बॉटम पूरा हिट हो चुका था। रोज़ की मार-पीट के वजह से, रोज़ की झगड़े की वजह से मेरी मिसेज़ तंग आ चुकी थी। मेरे घर के हर सदस्य तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, दुखी थे, हताश थे, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति परेशान था, मेरी शराबखोरी की वजह से। और रोज़ की मार-पीट की वजह से मिसेज़ भी तंग आ चुकी थी। वो आत्महत्या के प्रयास कर रही थी। 2 बार उसको मैंने बचा लिया। एक बार फांसी लगा रही थी, तब भी मैंने उसको कैसी तो भी समझा-बुझा के उसको बोला कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा, ऐसे नहीं होऊँगा, मार-पीट, लड़ाई-झगड़े ये सब नहीं होंगे। लेकिन नहीं हो पा रहा था, मेरे से रुकना ही नहीं हो पा रहा था। एक बार फिर
रेलवे ट्रैक पे चली गई थी आत्महत्या करने के लिए। तब भी मैं उसको थोड़ा ढूंढा इधर उधर, कहाँ गई होंगी, कहाँ गई। तो उधर ही साइड एक दारू का गुत्ता था, तो मैं बोला चलो इधर देख लेता हूँ, इधर शराब भी पी लूंगा और उधर स्टेशन की तरफ भी देख लूंगा, रेलवे स्टेशन की तरफ। तो उधर वो वेट कर रही थी, कहीं तो भी ट्रेन वगैरह आएंगी तो मैं अपने खुद को खत्म कर दूंगी। लेकिन तब भी मैं उसको बचा के लाया। बचा के बोले तो उसको समझा बुझा के, मैं क्या खुद नहीं बच पा सकता था, खुद के बारे में नहीं ये कर सकता था, मैं क्या उसको बचाता। और एक दिन ऐसा आया 2011 में, छोटी सी बात को लेके फिर झगड़ा हो गया। झगड़े तो रोज अक्सर डेली होते थे, डेली किसी ना किसी बात पे चिल्लाना, मारपीट करना, सामान फोड़-फाड़ करना, ये सब कॉमन हो चुका था। ये एकदम मेरे लिए छोटी सी बात हो चुकी थी। और उस दिन मैंने 2011 की बात है, मार्च महीने में, शायद 2 या 3 तारीख, 2 तारीख थी। तो छोटी सी बात को लेके झगड़ा हो गया और मैंने उसको 2-3 थप्पड़ मार दिया। तो उसने मुझे कहा कि मैं जल जाऊंगी, जल जाऊंगी जैसे बोला तो मेरे मुंह से निकल गया कि जल जा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया अब जलने के लिए बेहिसाब ताकत लगती है, ये मामूली बात नहीं है, बोल दिए और जल जाएंगे। मैंने ऐसा ही गुस्से में बोल दिया था, लेकिन वाकई में वो बहुत हताश थी। और ऐसा मैं घर से मैं थप्पड़ उप्पड़ मार के ऐसा बोल के घर के बाहर निकल गया 10-12 कदम। वो घर में एक रॉकेल की डबकी थी, वो भी नहीं पता कि कितना था रॉकेल उसमें। उसने अपने आंग पे डाली, माचिस की तीली लगाई और खुद को जला दी। और जब उसकी आवाज आई तो मैं दौड़ के जाके देखा, तो बहुत भयानक तरीके से आग में लथपथ थी वो। आग पूरी छत तक पहुंच गई थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे पैर से जमीन खिसक चुकी थी। शराब पीकर था, पूरी नशा फट गई थी। मैं दौड़ के किचन में गया और 2 हाथ में 2 गुंडी लाया और उसके आंग पे पानी डाला और फिर दौड़ के गया। फिर 3 गुंडी पानी उसके आंग पे डाला, उसके शरीर पे। और उस दिन वो मोरपंखी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो नायलॉन की थी, सिंथेटिक साड़ी। तो वो कहीं कहीं उसके शरीर पे चिपक गई थी जल के। और फिर वहां से मैं पहले खापरखेड़ा में रहता था, नागपुर नहीं रहता था। नागपुर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर आता है खापरखेड़ा। तो वहां से जब मैं उसको ऑटो में डाल के ला रहा था, तो रास्ते में उसने मुझे बोला कि मेरे को बहुत शरीर की जलन हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, पानी पिलाओ। तो उधर ही से एक कोराडी मंदिर आता है, उधर ही से आते आते मैंने बोला ऑटो वाले को, भाई देखना कहीं पानी मिलेगा तो रोकना। जैसे ही हम रोड पे आए मंदिर पार करके, तो रास्ते में मेरे को दारू की गुत्ता दिखा। तो मैंने ऑटो वाले को बोला रोक दे, मैं पानी लेके आता हूँ। वो मेरे जैसा नैतिकता से गिरा हुआ इंसान क्या कर सकता है। मैंने पहले वो दारू के गुत्ते में शराब पिया और बाद में 2 पानी पहुंच लिया और फिर उसको पानी पिलाया। अभी अभी सोचता हूँ, अभी महसूस करता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कि हम साथ हम अगर थोड़ा सा भी हमारा हाथ जल जाए या पैर जल जाए तो उसकी कितनी तकलीफ होती है। वो आज रियलाइज करता उसका उसका पूरा शरीर जल चुका था। सिर्फ तलवे, पैर के तलवे और चेहरा बच गया था उसका, बाकी शरीर पूरा जल गया था। तो उसको कितनी तकलीफ हो रही होंगी। यानी शराब की वजह से इतना नैतिक अतन पतन। और 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, खत्म हो गई। ये जानलेवा बीमारी भी बोला गया।
शराब मैं पीता हूँ, लेकिन हर दिन, हर पल मेरा परिवार मरता है। इस बात को समझने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में इस बीमारी के अंतर्गत मुझे वक़्त नहीं लगा और मैंने देख लिया कि मेरा लोगों के नज़रों से तो गिर ही चुका था। मैं अपने आप के भी नज़र से गिर चुका था। घिन आती थी मेरे को खुद से। तो ये जो डिसीज़ थी, ये इसके अंतर्गत मैं आ चुका था और बुरी तरीके से फँस चुका था। और कहीं तो भी ऐसे लगता था कि ये कलंक कभी मिट नहीं सकता। मैं जब जेल से छूट के आया था 10 महीने 18 दिन बाद, तो मुझे एक बात पता चली थी। अभी देखो डिसीज़ ऑफ डिनायल भी कैसे मेरे साथ काम कर रहा था कि मेरा जो लड़का था, वो उस समय 7 साल का था और मेरी बहन ने बताया कि भैया ये जब तू जेल गया, तेरी मिसेज़ खत्म हो गई, तो ये बहुत बीमार हो गया था और इसको एडमिट करना पड़ रहा था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मना कर दिए थे। जब घर के लोगों ने लेके गए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिए कि नहीं, ये लड़का हाथ से निकल चुका है, इसकी कोई गारंटी नहीं है बचने की। तो आगे डॉक्टर ने सलाह दी है, बोले सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ। तो वहाँ पर लेके गए, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने देखे ये हालत ये बच्चे की बहुत नाजुक है, तो मुश्किल है। फिर भी उन्होंने एडमिट कर ली और भगवान की असीम कृपा थी कि वो लड़का बच गया। बाद में वो पता चला, डॉक्टर ने बताया कि ये लड़के के जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई और यही बात मुझे जब बताए तो मैं डिनायल कर रहा था। मैं इतना यानी नैतिकता से गिर चुका था और उसके बाद में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद इस बीमारी को कभी मैंने डिनायल नहीं किया, कभी नकारा नहीं। आज कोई नया भाई बताता है ना, तो मैं सोच में पड़ता हूँ और सोचने पे मजबूर कर देते हो नए भाई के विचार कि हाँ यार, ये वाक़ई में मेरे साथ भी हो चुका है। यानी एक अंदर से दिलो-दिमाग से वो स्वीकृति आती है, अंदर से आती है, अंतरात्मा से आती है कि हाँ, अब मैं शराब पीने के लायक ही हो चुका हूँ। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये कभी ना दुरुस्त होने वाली है। इसीलिए और उसी तरह रिकवरी का भी बताया जाता है कि भैया ये रिकवरी हो सकती है वन डे एट अ टाइम के तहत। मैं अपने बारे में सोचता था, यार मैं एक कलंकित इंसान हूँ। मेरे ऊपर मर्डर केस लगा था। क्या ये भी कभी पाप धुल सकता था? मैं अपने आप को बहुत दोषी मानता था और अल्कोहलिज़्म में यानी वो बेहोशी के हालत में मेरे साथ वो सब हो चुका था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं मेरी खुद की रिकवरी कर सकता हूँ। यानी प्रोसेस पे चलकर वन डे एट अ टाइम के तहत मैं ये सब कर सकता था। बहुत सारे लोग मैंने बहुत सारे लोगों के शेयरिंग में मैंने ये सुना कि खुद को माफ़ करना पड़ेगा, तभी मैं इस कार्यक्रम के रिकवरी कार्यक्रम पे चल सकता हूँ। तो मैंने जब देखा है 12 स्टेप 12 कदमों का कार्यक्रम है, तो मैंने मेरे पूरी गलतियाँ देखा, मेरी अस्त-व्यस्तता देखा कि जैसे पहले कदम के तहत बोला जाता है कि मैंने वाक़ई में मैं कभी लिमिट में या अ, तरीके से शराब पी सका क्या? तो कभी मैं शराब के ऊपर कंट्रोल नहीं पा सका, यानी लिमिट में कभी पी नहीं सका और वहीं पे मैं मेरी अस्त-व्यस्तता देखता हूँ तो मेरा पूरा परिवार खत्म।
मेरा धंधा खत्म, मेरा शरीर, मेरी मानसिकता खत्म, समाज में जो नाम था वो सब खत्म, है ना। पूरी तरीके से मेरी अस्त व्यस्तता हो चुकी थी। तो मैंने हार मान लिया, शराब के सामने हार मान लिया, और वहीं से मेरी जीत की शुरुआत हो गई। ये कुछ की बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस। यहाँ पर कोई संकल्पना नहीं है भगवान की या किसी देवी देवता की, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वलिटी का ये दर्जा दिया गया है। तो फ्रीडम है, फ्रीडम है कि भैया स्वतंत्रता है कि तुम अपने, तुम्हारे समझ का भगवान, उससे मदद मांगो। तो उसी से उच्च शक्ति और वन डे एट ए टाइम के तहत मैं वो सब प्रोसेस करने लगा, कृतियां करने लगा। मैंने हमेशा देखा कि मेरा ऐसा विचित्र स्वभाव था, एक बॉसिंग नेचर, एक मैं बोलूं सो कायदा, जो मैं बोलूं वो होना चाहिए। तो इधर समझ में आया कि भैया मेरे मन लायक कोई बात होने वाली नहीं है। मैंने हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश किया, गलती चाहे मेरी रहे, लेकिन मैं दूसरों को दोष देते रहूंगा। मैंने अपनी गलतियां कभी झांक के देखा ही नहीं, और बहुत तकलीफ होती थी अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए। तीसरा जो कदम बोलते हैं ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी कि नहीं भैया, ये मैं यानी घुटने टेकने वाली बात, यानी मेरे अहंकार का खच्चीकरण करती थी। अहंकार को कहीं तो भी मेरा खत्म करने की, यानी कम करने की बात करता है तीसरा कदम। और कहीं तो भी मैं देखा इसके ऊपर चलते हुए कि हर बात को स्वीकार कर लेना, हर बात कोई गलत दिख रही है। आज भी मैं देखता हूँ, अभी मेरा जो लड़का था पहले 7 साल का जो था, आज वो अच्छा है, बड़ा है, लेकिन कहीं तो भी वो गुटखा या खर्रा खाते हुए दिखता है। तो मैं उसको बोलता हूँ, टोकता हूँ, क्योंकि मैं उसको ये भी बताता हूँ कि भैया ये देख, ये यहाँ से मेरी भी शुरुआत ऐसी हुई थी। तो मेरा काम है समझाना। पहले गुस्से से बोलता था, लेकिन अभी तरीका बदल चुका है। कभी कभी गुस्सा बहुत हावी भी हो जाता है, लेकिन जल्दी समझ में आ जाता है कि मैं अल्कोहलिक हूँ। भले शराब से दूर हूँ, लेकिन मरते दम तक शराबी रहने वाला हूँ। मैं खुद की छानबीन किया, देखा कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे लिए क्या ज्यादा हावी है। जब लिखने की बात करती है अल्कोहलिक एनोनिमस, तो मेरे को पता चल जाता है। तो मैंने देखा कि मैं बहुत लालची किस्म का था। लालची बोले तो काम धंधे करने में ही लालच करता था मैं। ऐसे ही किसी को धोखा देके या किसी को टोपी पहना के ऐसा कोई काम नहीं करता था। मैं जब छानबीन किया तो देखा कि भैया मैं तो साला मेरे खुद के कारागिरों को मैं शराब की लालच देके काम करवाता था। यानी कितना, यानी मैं लालची था। अब पैसे को बहुत ज्यादा प्राधान्य देता था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद समझ में आ गया कि ये मेरा वीक पॉइंट है, और उसके ऊपर काम करने लगा। और समझ में आ गया मुझे कि शॉर्टकट मार के या मैं इजी मनी की तरफ दौड़ के मैं फिर से मेरा ज्यादा दूर नहीं है। गिलास, शराब का ग्लास या प्याला मेरे हाथ से ज्यादा दूर नहीं है। गुस्सा, ये तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। बाहरी दुनिया में कोई नहीं है मेरा, बाहरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा कोई दुश्मन है। मैं और मेरा गुस्सा, तो उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। माफी मांगना या माफ करना ये तो मेरे इसमें था ही नहीं। मैंने अनगिनत बहुत बार ऐसी मुझे लगता था कि यार मेरे को सारी दुनिया में बहुत सताए है, बहुत छोटे पहुंचाए हैं, मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकता। जब मैं देखता हूँ लिस्ट, तो शुरुआती दिनों में मुझे ऐसे लगता था कि नहीं कर सकता था यार माफ में।
लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में और इस रिकवरी प्रोग्राम पे चलने लगा, तो मैंने देखा कि भैया ये मैंने जितना लोगों को तड़पाया हूँ, जितना नुकसान पहुँचाया हूँ, वो तो लोगों ने मेरे को उतना चोटे भी नहीं पहुँचाया। तो मेरे लिए माफ़ करना बहुत आसान हो गया। बहुत आसान लग रहा था मेरे को उनको माफ़ करना। क्योंकि जब मैंने देखा कि मैंने लोगों को इतना जान-माल का नुकसान हो चुका है और मैंने कितनी यातनाएँ दिया हूँ उन लोगों को, और माफ़ी माँगने का भी प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो ऐसे ही देखे कि भैया ये शराब से दूर हो गया, तो वो तो ऐसे ही माफ़ कर दिए। मेरे परिवार के लोगों से मैंने जब बात किया, तो मैंने देखा उनको, लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे माफ़ नहीं कर पाएँगे। तो उनका मैं तकलीफ़ समझ सकता हूँ कि वो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर सकते। मैंने कोशिश किया उन लोगों को माफ़ी माँगने की, जो मेरे मिसेज़ के जो फैमिली के लोग थे, उनसे मैंने कोशिश किया, लेकिन अगर उनके जगह शायद मैं भी होता था, मेरी बहन होती थी, तो ये महसूस करता हूँ मैं। लेकिन वो ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ, और कहीं तो भी जैसी ये 12 कदमों पे चल के जो जीवन आज मुझे मिला है, तो एक नए भाई को वो जीवन मिलना चाहिए, ये मेरी सोच रहती है। और सेवा करते हुए मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई अपना खुद का नाम प्रोजेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो दुर्भाग्य था कि मुझे शराब अल्कोहलिज़्म में मुझे मैसेज नहीं मिला। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सब कुछ गँवाना पड़ा, और अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से ही सिर्फ़ अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से ही मेरी सेकंड मैरिज भी हुआ, और फिर से मेरा एक परिवार है, फिर से लड़का हुआ। यानी फिर से मेरा पूरा परिवार अल्कोहलिक एनोनिमस ने स्टैंड कर दिया। पिताजी की जगह एक लड़का भी आ गया और मिसेज़ भी आ गई, जो आसान नहीं है कि एक सूत्र में सबको बाँध के रखना। लेकिन इस प्रोग्राम पे चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जैसी भी है बहुत समाधानकारक जीवन है। तो यही मेरा अल्कोहलिज़्म और मेरी रिकवरी पे अनुभव थे, और आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया। आप सभी भाइयों को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।